गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मोशन चैप्टर को ख़त्म किया था। आज हम फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। नाम आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब दोस्तों देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मोशन चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। जो भी दोस्त, ठीक है, जिन भी दोस्तों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है मोशन को, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ पे आप मोशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब आज हम शुरू करने वाले गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ बातें आपको पता ही है, नॉर्मल आप सबको पता है। अगर किसी पेन को ऊपर फेंका वो नीचे क्यों आया, कोई फल टूटकर नीचे ही क्यों आता है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर एक बल लगाती है, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बल बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये बात तो सबको पता है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, पहले हम शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उस चैप्टर को कोशिश करेंगे आज ही खत्म करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सभी जानकारियाँ, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, समझ कर चलेंगे। मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है जिसने, वो प्लीज़ पढ़ ले, क्योंकि जो मोशन चैप्टर पढ़कर आएगा उसके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। उसके लिए चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। दोस्तों देखो, इस नियम में न्यूटन ने बताया क्या था। अब मेरी बात को ध्यान समझना। न्यूटन ने बोला, मान लीजिए ये दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, ठीक है। कैपिटल लेना चाहो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, आपकी इच्छा है। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ये दो बॉडी हैं, ठीक है, दो पिंड हैं, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? एक दूसरे से रखे हुए हैं कितनी दूरी पर? r दूरी पर। कितनी दूरी पर दोस्तों? r दूरी पर। तो न्यूटन ने ये बोला, अगर इसको मैं नाम दे दूं a और इसको नाम दे दूं b, तो इनके बीच में एक फोर्स कार्य कर देगा। इनके बीच में क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा, जिसका मान कितना होता है? F = G m1 m2 अपॉन r²। जिसका मान क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r²। मतलब न्यूटन के नियम के अनुसार क्या था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या था? किन्हीं भी दो पिंडों, कोई भी दो पिंड है, कोई भी दो बॉडीज है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, कौन सा बल? उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान जो होता है उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, F = m1 m2, मतलब द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, दूरी घटेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, इतना सबने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। पर मैं इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, एक स्टेप थोड़ा आगे जाऊँगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लूँ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये तो सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो। सबसे पहली बात, चलो एक बार एक फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें रह गई। m1 मान लो, ये m2 है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इसको मैंने नाम दिया a, इसको बोला b। ये जो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये अपनी ओर इसको आकर्षित कर रहा है F, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे FBA, और ये वाला जो फोर्स लगेगा FAB लगेगा। अब बहुत से लोग दोस्त कंफ्यूज होंगे, पर अब मेरी बात ध्यान से समझना। और इनके बीच की दूरी क्या है? R। उसी डायग्राम को एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा रहे हैं।
दो पिंड है, एक का जो एक बॉडी है उसका द्रव्यमान कितना है m1 और दूसरी बॉडी का द्रव्यमान है m2। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास। अब देखना, अब मेरी बात समझो, अगर मैं इसकी वजह से बल की बात करूं, ये जो बल इस पर लगा रहा है तो बल का मान जो होगा वो होगा a to b, कितना लग रहा है g, m1 दोनों का द्रव्यमान, बीच की दूरी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, इस पिंड की वजह से जो बल लगेगा वो लगेगा FAB g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, और इस पिंड की वजह से जो बल लगेगा F इजिकल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो भी सेम होगा, वो भी ये होगा। कहने का मतलब ये होगा BA। पहले बताओ बात समझ में आ रही है? इस पिंड की वजह से जो बल लगेगा इस पर वो होगा ये, इस पिंड की वजह से जो इस पर बल लगेगा वो होगा ये। क्या ये दोनों बल आपको बराबर नजर नहीं आ रहे हैं? देखो ये और ये वैल्यू क्या है, बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ FAB इक्वल होगा FBA के, FAB इक्वल होगा FBA के। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इस बात का मतलब क्या है दोस्तों? इस बात का ये मतलब है कि कोई भी दो पिंड है, कोई भी दो पिंड, मान लो एक मैं हूं और एक सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है, तो जितना फोर्स मैं पत्थर पे लगा रहा हूं उसे अपनी ओर खींचने के लिए, जो आकर्षण बल लगा रहा हूं, जो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है, जो न्यूटन के नियम के अनुसार जितना बल मैं लगा रहा हूं उतना ही बल मुझ पर कौन लगा रहा है? वो बहुत बड़ा पत्थर लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत बड़ा पत्थर है तो मुझ पर बहुत ज्यादा बल लगा देगा, नहीं। जितना बल मैं उस पर लगा रहा हूं उतना ही बल वो मुझ पर लगा रहा है। अच्छा, या इस बात को थोड़ा उल्टा बोल दो, जितना बल वो मुझ पर लगा रहा है उतना ही बल मैं उस पर लगा रहा हूं। अगली बात देखते हैं। मान लो कि एक छोटा सा कंकड़ है और एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक छोटा सा कंकड़ है और एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो दोस्तों जितना बल वो पहाड़ उस कंकड़ पर लगा रहा है ना, उतना ही बल वो कंकड़ भी उस पहाड़ पर लगा रहा होगा। आप चाहो तो इस फॉर्मूले के थ्रू देख भी सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितना बल एक हल्की वस्तु किसी भारी वस्तु पर लगाएगी उतना ही बल कोई भारी वस्तु हल्की पर लगाएगी, बराबर होगा दोनों का बल। ठीक है, या भारी वाली जितना लगाएगी उतना ही हल्की वाली लगाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियरिटी से होनी चाहिए आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन में कराऊंगा, वो आता है कई बार एग्जाम में, आपको उसी समझ में आएगा। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, मेरी बात समझो। ये बात सबको समझ में आ रही होगी? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा समझो मेरी बात को, ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखना है? दो पिंड 1 kg व 100 kg वाले, तो बताइए इनमें से कौन सा ज़्यादा बल लगाएगा। एक क्वेश्चन है, दो पिंड 1 kg व 10 kg के हैं वाले हैं। ठीक है, दो पिंड 10 kg वाले हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें कौन ज्यादा बल लगाएगा। तो बताइए इनमें कौन ज्यादा बल लगाएगा। सौ के जी। ठीक है, मान लीजिए इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा बल लगाएगा, तो आप बताइए आंसर। दोस्तों देखो, इस बात को याद रखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। दो पिंड, एक का वजन 1 kg, दूसरे का वजन है 100 kg, तो बताइए इनमें से कौन ज्यादा बल लगाएगा। तो दोस्तों बहुत से लोग बोलेंगे 100 kg वाला, नहीं, दोनों बराबर बल लगाएंगे, दोनों बराबर बल लगाएंगे। दोनों कैसा बल लगाएंगे? बराबर बल लगाएंगे, दोनों बराबर बल लगाएंगे। कैसा बल लगाएंगे दोस्तों? दोनों बराबर बल लगाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो इसको फिर आप नोट डाउन कर लो, एक काम करो आप इसको नोट डाउन कर लो, और मैंने डेफिनेशन लिख देता हूँ। न्यूटन के जो नियम मैंने बताया था उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, न्यूटन का जो नियम था उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। लिख देते हैं, न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल, कौन सा दोस्त बल? आकर्षण बल। कहीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फॉर्मूला आप सबको पता है, F = होता है G m1m2/r²। जल्दी से लिख लो, फिर मैं चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ये लिख लियो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ दोस्तों, किसको क्या कहते हैं। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, या बल बोल सकते हो आप यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। G को बोला जाता है दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 क्या है? पिंडों के द्रव्यमान लिख लो, पिंडों के द्रव्यमान। फिर आपका आता है r, पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन कर लो। तो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, अब मैं इसके आगे बता देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, जो इस फॉर्मूले में जो G है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा आपके सामने, F = G m1m2/r²। इसमें जो G है, G का मान, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मात्रक होता है Nm²/kg²। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है आपको, G का मान कैवेंडिश किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। G का मान किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। फटाफट कर लो आप इसे नोट डाउन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जी का मान किसने बताया था? कैवेंडिश ने बताया था। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं आपको न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। मान लो एक 100 kg ले लेते हैं। 100 kg का एक पिंड है और एक 50 kg का पिंड है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। तो बताइए दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे? फोर्स निकालो, फटाफट निकाल के बताओ। फटाफट फोर्स निकालो, इनके बीच कितना होगा? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, F = फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, सिंपल सी बात है, m1m2/r²। तो G की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये 100 kg, ये 50 kg और ये आपका हो जाएगा r², यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक,
इसको थोड़ा कर लो, जी इंटू 100 इंटू 50, ये हो जाएगा आपका 100, तो 100 से 100 कट गया, तो आपका आंसर कितना आएगा 50 जी। अब जी की वैल्यू पुट कर दो, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये आपका 50 जी आंसर हो गया, 50 जी न्यूटन। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। ये तो बेसिक सी बात थी। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं लिखो सब लोग। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, क्या है क्वेश्चन, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फोर्स कितना रह जाएगा, तो फोर्स यानी कि जो बल है वो कितना रह जाएगा। देखो क्या है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच बल कितना रह जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल आसान है। देखो मान लो कि पहले कोई एक पिंड था, मान लो ये m1 का है, ये m2 का है। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। कितनी है, r। कितनी है दोस्तों, r। अब लेकिन ये हो गया पहला केस, तो इनके बीच में बल लगेगा कितना, F = G m1 m2 अपॉन r²। इतनी बात समझ में आ गई सबको। दूसरा केस क्या कह रहा है, यही पिंड है दोनों, ठीक है, m2, बस इनके बीच की दूरी कितनी कर दी, 2r कर दी। कितनी कर दी, 2r। तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन 2r², यानी कि हो जाएगा F = G m1 m2 अपॉन 4r²। 2 का स्क्वायर 4 और r² तो आ रहा ही। अब ये बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 से नहीं है, G m1 m2 m2, ठीक है। तो ये फोर्स नंबर 2 है, ये 1 था, तो मैं लिख सकता हूँ F2 बराबर, इस पूरे की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को छोड़कर क्या लिख सकता हूँ, F1। तो F1 अपॉन 4। कहने का मतलब जो नया बल होगा वो पुराने बल का कितना रह जाएगा, 1/4। तो कितना रह जाएगा, बल 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4 या 1/4, ऐसे लिख सकते हो। F2 जो होगा नए वाला जो होगा वो पुराने वाले का 1/4 रह जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान बात थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते थे, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है कि त्रिज्या अगर बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, सॉरी बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं दोस्तों जो क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बल, ऐसे लिख लीजिए, शक्तिशाली बल या प्रबल बल लिख लो, सबसे प्रबल बल। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है और वीकेस्ट फोर्स कौन सा है। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो दोस्तों होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल। कौन सा बल दोस्तों, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल।
और अगर वीकेस्ट फोर्स की बात करते हैं तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर जो बल है वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। और एक बात और बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि आकर्षित बल। आकर्षित बल यानी कि सिर्फ अट्रैक्शन करता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो दोस्तों इतना नोट डाउन कर लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप इसे नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों जो इस चैप्टर से, वो ये होता है कि जो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बात और है, अब मैं बताता हूँ आपको। अब पहले इसको लिख लो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो समझ में आ गया, अब आपको समझना है गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा समझना है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जिसको मैं बोलता हूं ग्रेविटी। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस बात को समझना। ग्रेविटी को मैं किससे डिनोट करता हूं? मैं लिखता हूं जी से। किससे लिखता हूं? जी से। देखो दोस्तों, कल भी मैंने एक बताया था आपको, मतलब पिछली क्लास जो थी उसमें बताया था कि ग्रेविटी है क्या? ग्रेविटी त्वरण या त्वरण क्या है? तो त्वरण के बारे में बताया था। त्वरण कुछ नहीं है, अगर किसी भी वस्तु की चाल लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु किस में है? त्वरित है। वो वस्तु कैसी है? त्वरित है। या उसकी दिशा बदल रही है लगातार, तब भी वो वस्तु कैसी है? त्वरित है। गुरुत्वीय त्वरण में क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण में कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, तो अगर वो हर पल गिर रही है तो उसके वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, वेग में वृद्धि होगी। उस वेग के वृद्धि को ही बोला जाता है क्या? गुरुत्वीय त्वरण। उसमें परिवर्तन होगा। ऊपर फेंकूंगा तब भी धीरे धीरे गति कम होती है, इसमें जितना परिवर्तन हो रहा है उसको बोलूंगा गुरुत्वीय त्वरण। अब ये होता क्या है, इसकी बात समझ में आपको आती है। ये सबको पता है कि हर चीज गुरुत्वाकर्षण के नीचे आती है, गुरुत्वीय त्वरण। अब मेरी बात समझो, जो जी के जो मान होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसको अगर आप लगभग में लिखना चाहते हो तो आप कह सकते हो जी का लगभग मान कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में कौन सी वैल्यू यूज करोगे? 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो भी बता देता हूँ। पूछा जाता है कि चंद्रमा पर, ये किसका है? अर्थ का। किसका है? अर्थ की गुरुत्वाकर्षण वो है, सॉरी ग्रेविटी है। अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा जाता है, जो एग्जाम में आता है वो क्या आता है? एग्जाम में ये आता है कि चंद्रमा की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की कितनी है? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों कुछ नहीं है, मून का जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, मून की वो कितनी होती है? वो होती है अर्थ की 1/6। अर्थ की कितनी होती है? अर्थ की ग्रेविटी की 1/6। ठीक, अगर प्रॉपर निकालनी है दोस्तों, देखो कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहां कर देता हूं। मान लो ग्रेविटी ऑफ मून निकालना है मुझे। अर्थ कितनी है? 9.81। 6 से डिवाइड कर दो दोस्तों, तो लगभग जो वैल्यू आएगी 1.23 के आसपास आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्वेश्चन आता है और यही आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये वाला रखना है कि जो मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6 होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार। ठीक है, और जो मून की ग्रेविटी अगर प्रॉपर निकालना हो तो 1.23 के आसपास निकल के आ जाएगी। 1.6 के आसपास निकल के आ जाएगी। 63 के आसपास, 1.63 के आसपास निकल के आ जाएगी। तो आप कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, इसको मिटा देते हैं। जो अगला क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है, कैपिटल जी एंड
स्मॉल जी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी में थोड़ा सफाई से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। दोस्तों याद रखना, कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी को बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो रिलेशन होता है वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r², ठीक। जहां पे सबको पता है जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी, ठीक है, कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। m क्या होता है, जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम उस प्लेनेट का मास, तो मास ऑफ प्लेनेट, ठीक। r क्या है, उस प्लेनेट की रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। चलो अब दोस्तों मैं एक बात समझो ध्यान से, ग्रेविटी होती क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखो दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण वो बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही। अब गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है कि जिस त्वरण से किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को फेंका, अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है अगर मैं किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता हूं ऊपर से, तो हर सेकंड उसके वेग में 10 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी। या फिर मान लो मैंने 0 स्पीड से छोड़ दिया, तो पहले सेकंड उसके 0 से कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड 30 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड 40, अगले सेकंड 50 मीटर पर सेकंड, और जाकर वो टकरा जाएगी, मान लो जितनी भी ऊंचाई पर है। कहने का मतलब है हर सेकंड, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, त्वरण का अर्थ होता है हर सेकंड किसी के वेग में जितना परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या, त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण में यही है, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो जितना उसके वेग में या उसकी चाल में जितना परिवर्तन होगा वही उसका क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, त्वरण। लेकिन कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, जो होती है 9.81 या फिर अप्रोक्सीमेट 10। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलो अब इस पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं 2-3, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो। मैं दोस्तों ये पूछ रहा हूँ आपसे, इन बातों को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे ही एग्जाम में आता है। मान लो एक 20 केजी की वस्तु है, 20 केजी, और एक वस्तु है 1 केजी की, ठीक। मैंने सेम हाइट से इन्हें सेम टाइम पर छोड़ दिया, मैंने सेम हाइट से इन्हें सेम टाइम पर छोड़ दिया, हाइट भी सेम है और मैंने एक ही समय पर इन्हें छोड़ दिया। तो मुझे बताओ पहले कौन आकर धरती पर टकराएगा। तो मुझे पहले बताओ कि धरती पर कौन आकर टकराएगा, एक केजी वाला या 20 केजी वाला पेंट। दो बॉडी हैं, एक का वजन 20 केजी, एक का 1 केजी, दोनों को एक साथ छोड़ दिया, धरती पर आकर पहले कौन टकराएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 20 केजी वाला, क्योंकि भैया भारी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों पिंड समान समय पर आकर टकराएंगे, समान समय पर धरती से टकराएंगे। धरती या जमीन बोल दो, ठीक है। ग्राउंड लिख लो, और टकराएंगे, ठीक है, दोनों, ठीक है, धरातल, हाँ, ठीक है, धरातल पर टकराएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक बात तो समझ में आ गई आपको, दोनों पिंड समान समय पर ग्राउंड पर आकर टकराएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है किसी भी दो पिंड को जब हम फ्री पोजीशन से छोड़ते हैं तो दोस्तों उन पर सेम ग्रेविटी लगती है, तो वो सेम फोर्स उस पर लगेगा, उसको नीचे की ओर लाने पर, तो सेम ही समय पर आके गएगा। वजन का फर्क नहीं पड़ता, मास का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अब मेरी बात समझो। जब हमने जी की बात की थी तो जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी
m अपॉन r स्क्वायर। क्या कहीं भी यहाँ पर द्रव्यमान है? क्या कहीं भी यहाँ पर द्रव्यमान है? किसका? पिंड का? नहीं, सिर्फ किसका है? प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण और त्रिज्या। ठीक है, तो इसका मतलब है वो समान समय पर आकर टकराएगा, समान समय पर आकर टकराएगा। ठीक है, चलो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो मतलब ऐसा है कि इसकी वजह से आता है क्योंकि हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि द्रव्यमान का रोल नहीं है, पिंड के द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है कि वस्तु कितने समय में आकर टकराएगी, कितने समय पर टकरा कर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखो, न्यूमेरिकल और करते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या है, एक काम करते हैं, अगली जो भी पढ़ाई है, जिसका बचा हुआ चैप्टर है, उसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सॉरी मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है। ठीक है, काम आ गया है, तो एक काम करेंगे, अगली क्लास में से पूरा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।